अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं, इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं। इसी तरह हमारा माइक्रोबायोलॉजी का थर्ड चैप्टर है कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, और इससे जो डिजीज़ कॉज हो सकती हैं उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो आप। इसमें सिंपल सा क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास आते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड या यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। इसमें क्या होता है, हमारे पास हम लोग क्या करते हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं, जो कि क्या करता है कैसे करते हैं, बेसिकली हम ऐसे प्रिवेंशंस को वो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, जिससे क्या करते हैं हम लोग जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है उससे बचाया जा सके। इस तरह से हम लोग डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात की जाए तो हमारे पास कौन कौन से स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आते हैं, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो अगर देखा जाए ना तो हमारी बहुत सी डिजीज़ ऐसी हैं जो कि हाथों की वजह से फैलती हैं, ठीक है, क्योंकि हमें टच करना होता है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग अपने हाथों से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हैंड हाइजीन, यानी कि हम लोग जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हैंड हाइजीन परफॉर्म करते हैं पेशेंट को टच करने से पहले, उसे कॉन्टैक्ट करने से पहले और बाद में, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, हम इन्फेक्शियस मटीरियल जो होते हैं ना उसको प्रिवेंट कर रहे होते हैं ट्रांसफ़र करवाने से। अब हमारे पास आते हैं हैंड हाइजीन के, हैंड वॉशिंग के क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम हाथों को पानी से धोते हैं, ठीक है, उसके बाद हम साबुन को यूज़ करते हैं, फिर हमने अपनी जो पाल्म होती है उनको अच्छे से वॉश करते हैं, फिर अपनी जो फिंगर्स होती हैं उनकी स्क्रबिंग करते हैं, फिर अपने फिंगर को इंटरलेस करते हैं, यानी कि एक हाथ को दूसरे हाथ के अंदर उसको रब करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम थंब को अच्छे से क्लीन करते हैं, फिर हम नेल्स को स्क्रब करते हैं। ये बेसिकली जब वॉशअप होते हैं ना, जिन्होंने रोटी में ड्यूटी की होगी, वॉशअप इस तरह से होते हैं, या वैसे भी इस तरह से हैंड कर वॉश करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है पीपीई। पीपीई में सिंपल सा क्या होता है, हम लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को वेयर करते हैं जिसमें हमारे पास ग्लव्स, गोन्स, मास्क, आई प्रोटेक्शन, ताकि हम लोग खुद को भी बचाया जा सके इन्फेक्शन एक्सपोजर से और साथ दूसरों को भी बचाया जा सके। इसके अलावा हम रेस्पिरेटरी हाइजीन करते हैं, यानी कि हम मास्क वगैरह को वेयर करते हैं, अपने नोज़ को कवर करते हैं, माउथ से कवर करते हैं, ताकि जो स्नीजिंग वगैरह से जो हमारे पास बैक्टीरिया से हमारा एक्सपोज होना होता है तो वो भी प्रिवेंट किया जा सके। फिर हमारे पास आते हैं सेफ़ इंजेक्शन प्रैक्टिस। सेफ़ इंजेक्शन प्रैक्टिस में ना हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम एसेप्टिक टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जो हम इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करते हैं, उसके बाद हम लोग जो नीडल्स होती हैं उन उससे हम लोग जो नीडल्स होती हैं, इसके अलावा सिरिंजेस होती हैं, इसके अलावा वायल्स वगैरह होते हैं, उसको जो यूज़ होता है ना हम उसको अवॉइड करते हैं, रीयूज़ अवॉइड करते हैं, ताकि क्या हो, अगर हम एक ही नीडल को दूसरे नीडल पर्सन को लगा दी, ठीक है, वहाँ से भी तीसरी, तो इससे क्या होगा, अगर कोई पेशेंट HIV का है तो उससे तो यही होगा ना, वो ये डिजीज़ आगे चली जाएगी उसमें भी, ठीक है। फिर सेफ हैंडलिंग एंड डिस्पोज ऑफ कंटेमिनेट मटेरियल, यानी कि जो नीडल्स होती हैं, इसके अलावा हमारे पास दूसरा मटेरियल होता है जिसमें शार्प्स आ गए, बायोहैज़र्ड वेस्ट वगैरह आती हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से डिस्पोज करते हैं ताकि इनका एक्सपोजर नहीं हो सके। लास्ट में हमारे पास आता है इन्वायरमेंटल क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके, वहाँ जो इन्फेक्शन वगैरह तो उससे प्रिवेंट कर सके। अब हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्रिकॉशंस। इसमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आती हैं, उसमें क्या होता है, हर तरह का पेशेंट होता है, चाहे वो स्पेसिफिक डिजीज़ के, चाहे वो कॉमन डिजीज़ है, हर तरह का पेशेंट होता है। इसमें इन्फेक्शन की कौन सी टाइप आती है, जो भी इन्फेक्शन, हर इन्फेक्शन में हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस करते हैं। फिर इसमें क्या क्या हमारे पास एग्जाम्पल्स में क्या क्या, हैंड हाइजीन, PPE, उसके अलावा सेफ इंजेक्शन टेक्निक्स वगैरह आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस को ना हम लोग उन पेशेंट के साथ, हम लोग इसमें जो पेशेंट इन्वॉल्व होते हैं ना, उसमें वो कौन कौन से होते हैं, इसमें हमारे पास वो पेशेंट होते हैं जिनको कोई ऐसी इन्फेक्शन हो जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, यानी कि आप टच करते हो उससे भी वो फैल सकते हैं इन्फेक्शन। इस टाइप के पेशेंट में हम लोग कौन सी प्रिकॉशंस करते हैं, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस। अब इसमें हमारे पास आता है मरसा, इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट नोवो वायरस। इन वायरस से जो इन्फेक्शन फैलेगा उससे हम क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन फैल सकता है। अब इसके लिए जो आप प्रिकॉशंस करोगे वो कौन कौन से हो सकते हैं, ग्लव्स, गोन को यूज़ करोगे, इसके अलावा हम लोग क्या कहते हैं, इक्विपमेंट जो होते हैं उनको भी अच्छे से वो यूज़ करेंगे तो जाके दूसरे पर्सन उससे इफेक्ट नहीं हो। फिर हमारे पास आता है प्रॉपर इन्वायरमेंट, हम इन्वायरमेंट को अच्छे से क्लीन करेंगे, डिसइंफेक्शंस का यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास आता है ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस में ना बहुत सिंपल सा क्या होता है, हमारे पास जो कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से जो इन्फेक्शन फैल सकते हैं ना, उस इन्फेक्शन को बचाने के लिए जो हम प्रिकॉशंस करेंगे वो कौन से होंगे, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस, यानी कि इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, इसके अलावा मेनिंजोकोकल वायरस डिजीज़ हो गई, ये क्या करते हैं, ड्रॉपलेट से फैलती हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें कौन कौन सी हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं, हम मास्क का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो पेशेंट होता है उसको हम प्राइवेट रूम में रखेंगे, ठीक है, ताकि दूसरे पर्सन उससे इफेक्ट नहीं हो।
उसके रेस्पिरेटरी हाइजीन का ख्याल रखेंगे। इसके अलावा उसका काफ़ी एटिकेट्स वगैरह का भी हम ख्याल रखेंगे। लास्ट पे हमारे पास आता है एयरबोर्न प्रिकॉशंस। एयरबोर्न प्रिकॉशंस में ना बेसिकली क्या होता है, इसमें वो इन्फेक्शन आता है जो कि एयरबोर्न पार्टिकल्स की वजह से आता है, यानी कि आप हवा में कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसको आप इनहेल करते हो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया पेशेंट को। इस टाइप के पेशेंट में हम क्या कौन से प्रिकॉशंस करेंगे, एयरबोर्न प्रिकॉशंस। इसमें टीबी आ गया, मीजल्स आ गया, वेरिस का चिकन पॉक्स वगैरह। अब इसमें आपने कौन कौन सी प्रिवेंशंस करनी है, सबसे पहले आपने रेस्पिरेटरी प्रिवेंशन करनी है, यानी कि आपने मास्क यूज़ करना है। इसके अलावा हम लोग जो रूम का प्रेशर तो वो भी नेगेटिव रखना होता है ताकि वो इनहेल ना किया जा सके। पेशेंट को प्राइवेट रूम में रखना होता है। इसके अलावा हम लोगों ने रेस्पिरेटरी हाइजीन का भी ख्याल रखना होता है और मास्क को भी अच्छे से वेयर करना होता है जब हम क्या कहते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं रूम से बाहर या अंदर जा रहे हैं। आगे हमारे पास आते हैं न्यूट्रोपैनिक प्रिकॉशंस। न्यूट्रोपैनिक प्रिकॉशंस उन पेशेंट में की जाती है जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो। इम्यून सिस्टम वीक का किस केस में हो सकता है, एड्स में हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है जिसने बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है तो वो वीक हो जाता है। इस केस में हमने जो प्रिवेंशन प्रोवाइड करनी है प्रिकॉशंस, वो कौन सी होंगी, न्यूट्रोपैनिक प्रिकॉशंस। फिर आ जाती है हमारे पास लास्ट पे इसके प्रोटेक्टिव प्रिकॉशंस। इसमें क्या होता है, हम लोग जो पेशेंट होते हैं जो वीक इम्यून सिस्टम होता है और साथ उनका रिस्क का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रिकॉशंस करते हैं जिसमें हम लोग स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन करते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट जो होता है विजिट करते हैं, लिमिटेड कर देते हैं, पीपीई का यूज़ किया जाता है। अब इम्पोर्टेंस क्या है कि हम क्यों ही ग्रोथ को, ताकि हम लोग जो इन्फेक्शस डिजीज़ है उसकी स्प्रेडिंग है ना उसको हम बचाया जा सके। इसके अलावा हम फूड और दूसरे परमिसिव आइटम्स होते हैं उनको प्रिजर्व कर सके। ठीक है, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारी फूड को स्पॉइल कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग फिर क्या करेंगे, अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो हमारी जो फूड होगी वैसे स्पॉइल होती रहेगी ना, तो इस केस में फिर हमें ये हेल्प आउट करवाता है फूड को प्रिजर्व करने में। नेक्स्ट हमारे पास आता है पब्लिक हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। सिंपल सा क्या होता है, हमारे पास जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है उसको कंट्रोल करेंगे। इससे हम क्या करेंगे, पब्लिक हेल्थ को मेंटेन कर सकेंगे। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें हेल्थ केयर आ गया, फूड प्रोडक्शन वगैरह आती हैं जो क्या करती हैं, कंट्रोलिंग माइक्रोबियल ग्रोथ के ऊपर ही क्या करती हैं, काम कर रही होती है ताकि वो डिजीज़ को प्रिवेंट कर सके, उसकी स्प्रेडिंग को। फिर इसकी क्या हेल्प हमारे पास, फूड क्वालिटी कंट्रोल इन फूड एंड बेवरेजेस प्रोडक्शन, यानी कि हमारे पास क्या, तो फूड के अंदर इसका क्या रोल होता है। बेसिकली सिंपल सा क्या होता है, हमारे पास इसकी कंट्रोलिंग से हम लोग फूड को स्पॉइलेज से बचा सकते हैं, इसका उसके कंटामिनेशन से बचा सकते हैं, और हम लोग जो हम क्या कहते हैं फूड को कंज्यूम करते हैं ना उससे भी हम लोग सेफ़ होते हैं। फिर बेसिकली अगर आप कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनहेल करोगे तो क्या होगा, आप फ़ौरन से आपको पॉइजनिंग हो सकती है, आप बीमार हो सकते हो, इन्फेक्शन से हो सकते हो ना। तो इस सबसे बचाने के लिए आपको क्या करवा रहा होता है, फूड से कंट्रोल करता है। अगर नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ इन वाटर ट्रीटमेंट। पानी के अंदर, वाटर के अंदर इसकी क्या हम हेल्प करवाता है। देखो, अगर हम कोई ऐसा वाटर इन कहते ड्रिंक करते हैं जिसमें क्या हो, बैक्टीरिया होगा, तो ऑटोमेटिकली उसने आपके बॉडी में जाना होता है, बॉडी में जाके अपने हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इसी को कंट्रोल करते हैं, इसकी ग्रोथ को, ताकि वाटर से भी हम जो डिजीज़ फैलनी है हम उनको प्रिवेंट कर सकें। अब हम क्लोरिनेशन, फिल्ट्रेशन वगैरह की मेथड यूज़ करते हैं ताकि हम लोग इनकी ग्रोथ को कंट्रोल कर दिया जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रिवेंशन माइक्रोबियल कंटामिनेशन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, यानी कि इनकी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या रोल होता है। बेसिकली क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना एक सीरियस इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी ना सीरियस प्रॉब्लम कॉज करवाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास ये फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्शन के अंदर इनका क्या होता है, हार्मफुल रोल प्ले करते हैं। इस तरह से हम लोग जब इनको कंट्रोल करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास इंप्रूवमेंट शो होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एंटीबायोटिक्स और अदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। इसमें हमारे पास क्या होता है, सिंपल से हम लोग न्यू एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, ठीक है, और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स बनाते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें, उनको किल किया जा सके और जो इन्फेक्शन उनकी वजह से फैला उसको हम लोग ओवरकम किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेट ऑफ किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है वो एक रेट के ऊपर आप किस तरह से मेजर कर सकते हो। सिंपल सा दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है जो कि किलिंग एजेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर बेस करता है, दूसरा हमारे पास होता है जो कि टाइम के ऊपर अप्लाइड करता है। अब हमारे पास इसकी रेशो क्या होती है, क्या रेट होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/CT। सी का मतलब यहाँ पे कि कितनी एजेंट्स की कंसंट्रेशन है, टी का मतलब है तो कितना टाइम ड्यूरेशन जो होता है उस एजेंट्स का, और लास्ट पे नंबर एन का मतलब है कितने उससे सर्वाइव कर गए।
हम लोग इसके बाद टेक्निक्स यूज़ करते हैं। स्टीरिलाइजेशन हो गया, डिसइंफेक्शन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीरिलाइजेशन में ना सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोबियल की जो लाइफ होती है ना उसको किलिंग करते हैं, जितने भी हैं, ठीक है। उसमें बैक्टीरियल स्पोर्स भी हो गए। अब जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली हमारे पास ना जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कोई हर्श इन्वायरमेंट आता है, ऐसा इन्वायरमेंट जो उनके सूटेबल नहीं है, तो बेसिकली वो खुद को उस इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कर लेते हैं। ये स्पोर्स उनको हेल्प आउट करवाते हैं। तो सिंपल सा फिर ये क्या करवाता है, जब स्टीरिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, तो जो स्पोर्स होते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, वो भी किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हम बैक्टीरिया वगैरह से प्रिवेंट कर सकेंगे। अब हमारे पास क्या इसकी डेफिनेशन होती है, स्टीरिलाइजेशन इज़ द किलिंग ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ, जिसमें बैक्टीरियल स्पोर्स आते हैं। अब जो यही स्पोर्स होते हैं वो बॉइलिंग से, तो अगर आप बॉयल करोगे वाटर को तो उसमें से ये नहीं किल होंगे, ठीक है। स्टीरिलाइजेशन जो होता है उसमें हम लोग कब अचीव्ड करते हैं, जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट इन एन ऑटोक्लेव। इसके अलावा हमारे पास स्टीरिलाइजेशन क्या होता है, कैसा हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड्स या कोई भी लिक्विड जो होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं और हम लोग किल किया जाता है। डिसइंफेक्शन में सिंपल सा क्या होता है, हम बैक्टीरिया का जो नंबर्स होते हैं उसको कम करते हैं। अब कैसे इतना कम करते हैं कि वो डिजीज़ ही कोज ना कर सके। स्टीरिलाइजेशन में हमने क्या किया था, उसको किल किया, कम्प्लीटली किल किया। डिसइंफेक्शन में हम लोग उसके जो नंबर्स होते हैं उनको रिड्यूस करते हैं, ताकि वो इतना रिड्यूस कर देते हैं कि वो डिजीज़ ही कोज ना कर सके। एग्जाम्पल में इसमें क्या हमारे पास आ जाता है, डिसइंफेक्शन ये हमारे पास कैसे अचीव्ड होता है, हम अगर कोई वाटर को क्लोरीन के साथ ट्रीट करें, ठीक है। अब क्लोरीनेशन हमारे पास वाटर को क्लीन करने का एक मेथड होता है। अब डिसइंफेक्शन क्या होता है, स्किन से हम लोग बेसिकली जब वेनिपंचर टेक्निक होते हैं हम लोग जब करते हैं, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले जो हम लोग स्किन को डिसइंफेक्ट करते हैं वो किसके साथ करते हैं, 70% इथानॉल के साथ करते हैं। अब यही जो डिसइंफेक्शन होता है वो इतना ज़्यादा माइल्ड होता है कि हम लोग क्या करें, जो कि हम स्किन पे भी यूज़ कर सके, उससे हम क्या कहेंगे, एंटीसेप्टिक। स्टीरिलाइजेशन में सिंपल सा ये होता है कि जितनी भी माइक्रोबियल लाइफ है सबको किल करना, लेकिन डिसइंफेक्टेंट में ये होता है कि आप क्या करते हो, उसके नंबर्स को कम कर देते हो। और एंटीसेप्टिक्स वो होते हैं जिसमें डिसइंफेक्शन को आप स्किन लिविंग टिश्यूज़ पे यूज़ करो, ताकि जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल किया जा सके। इसमें इसको हम क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक। अब ये आगे डिफरेंस लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक बेसिकली कैसे केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि हम ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम लोग कहाँ लिविंग टिश्यूज़ के जगह पर यूज़ किया जाता है। इसमें हमारे पास क्या क्या हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है, क्लोरोहेक्सिडीन हो सकता है। अब एसेप्सिस बेसिकली क्या होता है हमारे पास, अब एसेप्सिस बेसिकली एक ऐसी स्टेट होती है, ऐसी हमारे पास कंडीशन होती है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली एलिमिनेट, कंटेमिनेशन जो होती है उसको कम्प्लीटली फ्री होते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, प्रोसीजर्स को यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग स्पैडिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट से हम बचा सकें। जैसे लैब के अंदर देखा जाए तो हम लोग स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ताकि जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ वगैरह ना हो सके। तो ये सारा कुछ हमें हेल्प कौन करवा रहा है, एसेप्सिस, यानी कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम कंप्लीट इन्फेक्शन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटामिनेशन से फ्री होते हैं। अब एसेप्टिक में सिंपल सा क्या होता है हमारे पास, क्या कहते हैं, ये भी वही होता है जैसे एसेप्सिस में हमारे पास क्या होता है, इन्फेक्शन और कॉन्टामिनेशन बाय माइक्रो दोनों से फ्री होते हैं। लेकिन एसेप्टिक में सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंटामिनेशन से फ्री होते हैं। इसमें भी हम लोग टेक्निक्स वगैरह को यूज़ करते हैं, जिसमें स्टीरिलाइजेशन हो गया, डिसइंफेक्शन हो गया, हैंड हाइजीन हो गए, PPE हो गए, ये हमें हेल्प आउट करवाते हैं हम लोग, ताकि इन्फेक्शन से बचाया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रो एसिडल। अब माइक्रोबियल हमारे पास क्या होता है, माइक्रोबियल सीडल। अच्छा, सीडल का लफ्ज़ जिधर भी होगा ना उसका मतलब ये होगा किलिंग, ठीक है। सीडल का मतलब जहाँ पे किलिंग। माइक्रोबियल सीडल में बेसिकली क्या होता है, हम केमिकल्स की एबिलिटी को यूज़ करते हैं, ठीक है, फिजिकल एजेंट्स को यूज़ करते हैं, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उसको कम्प्लीटली किल कर सके। इसमें हमारे पास बैक्टीरिया कौन कौन से आ सकते हैं, वायरसेस, फंजाई, स्पोर्स वगैरह आते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं, बेसिकली ये सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको डैमेज करते हैं और रोल प्ले करते हैं। एंटीबायोटिक बेसिकली एक ऐसी मेडिकेशन की टाइप होती है जो कि स्पेसिफिक हम बैक्टीरिया की इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हम जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट किया जा सके।
अब हमारे पास इसमें क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटीबायोटिक का, बेसिकली सबसे पहले तो क्या करते हैं ये लोग, सेल वॉल को सिंथेसिस। अच्छा, अगर हमने किसी सेल को डैमेज करना होता है ना, तो आप लोग को पता होना चाहिए सेल को डैमेज करने के लिए हम क्या क्या रूट यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारा रूट होता है कि हम जो उसकी सेल वॉल होती है ना उसको डैमेज करें। ठीक है, आप कैसे डैमेज करेंगे, जब सेल वॉल बन रही होती है ना तो हम लोग उसके साथ इंटरफेयर करते हैं ताकि सेल वॉल ही ना बने। फिर हमारे पास आता है प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिट, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस की इनहिबिट, फिर मेटाबॉलिक पाथवे और लास्ट में सेल मेम्ब्रेन की डिस्ट्रप्शन। ये हमारे पास रूट्स होते हैं। अब अगर मैं बात की जाए तो सेल वॉल को किस तरह से ये इनहिबिट करती है, बेसिकली एंटीबायोटिक्स होती हैं ना, जो प्रोसेस सेल वॉल को बनाने में यूज़ हो रहा होता है उसके साथ इन्वॉल्व होती हैं, इंटरफेयर करती हैं और उनकी सेल लाइसिस और डेथ करवाती हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये सिंपल से जो बैक्टीरिया के राइबोसोम्स होते हैं ना उनके साथ उनको टारगेट करती हैं और जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसको इनहिबिट करती हैं। न्यूक्लिक एसिड भी सिंपल सा डीएनए और आरएनए की जो ट्रांसक्रिप्शन होनी होती है, जो रेप्लिकेशन होनी होती है ना, उसके साथ इंटरफेयर करके उनको डैमेज करके हमारे पास न्यूक्लिक एसिड ही नहीं बनाते। फिर मेटाबॉलिक पाथवे, यानी कि हमारे पास ये क्या करेंगे, जो वाइटल्स कंपाउंड होते हैं सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनके साथ ये क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। ठीक है, उनको डैमेज करेंगे। सिंपल सा डिस्ट्रप्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सिंपल से इसमें ये होता है कि बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है उसको डैमेज करते हैं और सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको लीक आउट करवाते हैं। इसके बाद हमारे पास डिफरेंस आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अच्छा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो होती हैं जो हम वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीशीज के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम हम लोग स्पेसिफिक स्पीशीज़ होती हैं, लिमिटेड स्पीशीज़ होती हैं, यानी कि फ़र्ज़ के अगर आपने एक 1000 ऑफ नंबर्स को बैक्टीरिया को किल करना है तो उसमें जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स इन्वॉल्व होंगे वो कौन से होंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और नैरो स्पेक्ट्रम अगर फ़र्ज़ के 2 से 3 स्पीशीज़ को किल करना तो नैरो स्पेक्ट्रम होती है। अब इसका स्पेक्ट्रम यही है कि हमारे पास जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है, नैरो स्पेक्ट्रम हमारे पास लिमिटेड रेंज ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सिंपल से हमारे पास क्या होता है, हम ना मल्टीपल बैक्टीरिया स्पीशीज को इंटरफेयर करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में और हम लोग सबके जो सेलुलर प्रोसेस होते हैं ना उसको डैमेज करते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, एंटीबायोटिक्स उनको डैमेज करती हैं और जाके रोल प्ले करती हैं उनको डैमेज करने में। लेकिन जहाँ पे वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली फंडामेंटल सेल प्रोसेसेस, और यहाँ पे हमारे पास जो यूनिक सेल प्रोसेसेस होते हैं उनको यूज़फुलनेस, ये हमारे पास जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है ना, हम लोग क्या कहते हैं ये तभी यूज़ करते हैं जब हमें पता ही नहीं होता इन्फेक्शंस किस स्पीशीज़ की वजह से फैल रहा है। नैरो स्पेक्ट्रम में एटलीस्ट हमें ये पता होता है कि इन्फेक्शन जो होता है इस स्पीशीज़ के साथ फैल रहा है, हमने इस स्पीशीज़ को किल करना है, इसलिए हमने उसको यूज़ करते हैं। ड्यूरेशन में सिंपल सा हमारे पास क्या होता है, हम लोग प्रोलैक्टिक ट्रीटमेंट को यूज़ करते हैं जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, लेकिन नैरो स्पेक्ट्रम में हम लोग लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं और हम जो पॉजिटिव एजेंट होता है ना उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। माइक्रोबियल की डिस्ट्रप्शन, इसमें सिंपल सा हमारे पास क्या होता है, हम जो नॉर्मल फ्लोरा होता है ना उसको डैमेज किया जाता है। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है जो सेकेंडरी इन्फेक्शन का रिस्क उतनी ज़्यादा कर सकता है। लेकिन अगर हम नैरो स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो इसमें नॉर्मल गट फ्लोरा जो होता है वो कम डिस्टर्ब होता है और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन के रिस्क भी कम होते हैं। रेजिस्टेंस में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एंटीबायोटिक की जो रेजिस्टेंस होती है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम से, नैरो स्पेक्ट्रम से कम प्रोड्यूस होती है। रेजिस्टेंस में एग्जांपल में टेट्रासाइक्लिन आते हैं, फ्लोरोक्विनोलिन्स, मैक्रोलाइड्स आएंगे। इसके अलावा हमारे पास नैरो में हमारे पास पेनिसिलिन, फेलोस्पोरिन, वैनकोमाइसिन आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या मेथड होते हैं, सबसे पहले फिजिकल एजेंट्स होते हैं। फिजिकल एजेंट्स में हीट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन होती है। हीट में हमारे पास फर्दर टाइप्स आती है, मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट एंड पेस्चराइजेशन। मॉइस्ट हीट में हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास तकरीबन कितना होता है, 121 डिग्री सेल्सियस होता है और टाइम क्या होता है, 15 से 20 मिनट। ड्राई हीट के अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर होता है 180 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और पीरियड हमारे पास तकरीबन 2 आवर्स का होता है। अब पेस्चराइजेशन का एक बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हम मिल्क को क्या कहते हैं प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो 62 डिग्री सेल्सियस होता है और ड्यूरेशन हमारे पास 30 मिनट्स का होता है। अगर हम बात की जाए फ्लैश पेस्चराइजेशन की तो हम लोग इसमें टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं लेकिन टाइम कम होता है, 15 सेकेंड। रेडिएशंस को यूज़ कर देते हैं, उसमें यूवी रेडिएशंस आ जाती हैं इसमें जो कि हमारे डीएनए और आरएनए को डैमेज करती हैं। फिर हमारे पास एक्सरेज आते हैं जो कि हमारे पास क्या करती है, इनकी ज़्यादा पावर होती है, एनर्जी भी इन पर ज़्यादा होती है और ये फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करवाती हैं और ये फ्री रेडिकल जाकर सेल को डैमेज करते हैं। फिल्ट्रेशन होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं।
ठीक है, उसमें होता है। और ये क्या करता है, हमारे पास फ़िल्टर करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। फिर हमारे पास आते हैं केमिकल एजेंट्स, उसमें हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस। फिर हमारे पास आते हैं केमिकल एजेंट्स का क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बहुत सिंपल सा, अल्कोहल, डिटर्जेंट, फिनॉल, ये हमारे पास क्या करते हैं, लिपिड कंटेनिंग मेम्ब्रेन होती है ना, उसको डैमेज करते हैं। फिर हमारे पास आती है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के अंदर हम लोग यानी कि प्रोटीन को डैमेज करने के लिए जो कि हम यूज़ करते हैं वो कोलिन होता है, आयोडीन होता है, हैवी मेटल्स होते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड्स होते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड्स या एसिडिक अल्कलीज वगैरह होती हैं जो कि प्रोटीन को मॉडिफाई करती हैं। और जब प्रोटीन मॉडिफाई हो गई तो सेल डैमेज हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाती है मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को जो मॉडिफाई करेंगे उसमें हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं, हमारे पास इसमें हमारे पास बेसिकली हम क्रिस्टल्स वगैरह को यूज़ किया जाता है, जिसमें हम जेनेटिक वॉयलेट्स होते हैं जो कि हमारे पास स्किन एंटीसेप्टिक के तौर पर हमें एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं। और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल से ये होता है, हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज आई होते हैं वो नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट ग्रुप्स के साथ बाइंड करते हैं, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दोबारा से बताती हूँ कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज डाईमोलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट ग्रुप जो होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है उसको साथ इंटरफेयर करते हैं और डैमेज करते हैं। यहाँ तक था हमारे पास कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।